आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा रॉयल्टी अकाउंट। एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी दूसरे व्यक्ति, फर्म या कंपनी की संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संपत्ति के मालिक को उसके साथ हुए समझौते के अनुसार एक निश्चित राशि का भुगतान करती है। संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में दी हुई राशि को अधिकार शुल्क या रॉयल्टी कहा जाता है। जैसे ईंट निर्माण, तेल के कुएं से तेल निकालने अथवा ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट आदि का प्रयोग करने आदि के संबंध में अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाता है। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं खान खनिज मिलता है, कहीं तेल का भंडार मिलता है, या कई ऐसी चीजें हैं जैसे एक लेखक कोई बुक लिखता है तो ऐसा नहीं है कि लेखक के पास ही पब्लिकेशन भी हो, तो वह किसी दूसरे पब्लिकेशन को वह बुक छापने के लिए, प्रिंटिंग के लिए देता है। तो ऐसी स्थिति में वह मुफ्त में नहीं देगा, उसके बदले में पब्लिशर से कुछ रकम लेगा, उसी रकम को रॉयल्टी कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो जे.आर. बटली बॉय ने इसकी परिभाषा दी है कि जे.आर. बटली बॉय के अनुसार अधिकार शुल्क शब्द उस राशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए हुए विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। जैसे पुस्तक प्रकाशित का अधिकार, एक पेटेंट वस्तु बनाने या बेचने का अधिकार, या एक खान खोदने का अधिकार। विलियम पीकल्स ने इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार अधिकार शुल्क एक व्यक्ति को किसी संपत्ति के उपयोग के बदले में दिया जाने वाला पारिश्रमिक है, चाहे वह क्रय की गई हो या किराए पर ली गई हो। यह राशि उस संपत्ति के प्रयोग से संबंधित उत्पादन या विक्रय पर निकाली जाती है। इन परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए तथा एक निश्चित अवधि में किसी विशेषाधिकार के प्रयोग करने के उपलक्ष्य में प्रतिफल की तरह आपसी समझौते के अनुसार निर्धारित शर्तों के आधार पर ये राशि अधिकार शुल्क मांगी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे अधिकार शुल्क के फीचर के बारे में, इसकी या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कि अधिकार शुल्क समझौते पर आधारित सावधिक भुगतान है। सावधिक मतलब एक निश्चित अवधि के लिए। इसकी दूसरी विशेषता है कि अधिकार शुल्क किसी अधिकार की प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। देय अधिकार शुल्क को पट्टाधारी द्वारा सामान्य व्यवसाय के व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है। तीसरी विशेषता, यह एक आगम मद है, जबकि भूस्वामी के लिए आयगत आय है। अर्थात यह भूस्वामी के लिए
रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। यह रेवेन्यू इनकम है। चौथा, उत्पादन पर आधारित अधिकार शुल्क को लागत व्यय का अंग माना जाता है और उसे उत्पादन खाता, निर्माणी खाता में चार्ज किया जाता है। अर्थात जब हम बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो उसी में इसको रखेंगे, क्योंकि इसको यह माना जाता है कि यह एक तरह से उत्पादन का खर्च है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु के उत्पादन के खर्चे को या तो प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रखा जाता है। पांचवा, यदि अधिकार शुल्क विक्रय पर आधारित हो तो इसे विक्रय व्यय माना जाता है और लाभ हानि खाते में चार्ज किया जाता है या अंतरित किया जाता है। छठा, अधिकार शुल्क अवास्तविक खाता है। अर्थात अगर हम खाते की बात करें तो इसे हम, जैसा कि हम जानते हैं कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक। तो यह जो है अवास्तविक खाते के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब हम चर्चा अब हमारी चर्चा होगी कि रेंट और रॉयल्टी में क्या अंतर है। कभी कभी कुछ लोग रॉयल्टी को रेंट समझ लेते हैं, लेकिन रेंट और रॉयल्टी में अंतर है। पहला अंतर है परिभाषा के आधार पर, डिफिनीशन के आधार पर। तो किराया किसी मूर्त संपत्ति को प्रयोग में लाने का प्रतिफल है। मूर्त संपत्ति का आशय भवन, भूमि, मशीन आदि से है। अर्थात जिसका कोई मूर्त रूप हो उसे हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। परंतु अधिकार शुल्क मूर्त या अमूर्त किसी भी प्रकार की संपत्ति के उपयोग में लाने का प्रतिफल होता है। तो हमारा अंतर का आधार जो हम समझे पहले कि चूंकि किराया किसी मूर्त संपत्ति का ही वसूला जा सकता है या किराए के रूप में कोई मूर्त संपत्ति ही दी जा सकती है, लेकिन अधिकार शुल्क चाहे वो संपत्ति मूर्त हो या अमूर्त हो, सब के लिए उपयोग में ला सकता है। दूसरा अंतर है बेसिस ऑफ पेमेंट, अर्थात भुगतान का आधार। किराए की राशि वर्ष, माह, सप्ताह, दिन या घंटे के हिसाब से निश्चित की जाती है। अर्थात जितनी देर तक आपके संपत्ति का उपयोग होगा उस हिसाब से उसका किराया तय होगा। अगर मंथली रेंट तय कर दिया गया हो तो मंथली, वीकली तय किया गया है तो वीकली, या कभी कभी एक दिन के लिए या कुछ निश्चित घंटे के लिए किराए पर ली जाती है संपत्ति, तो उसके अनुसार उसका मूल्य निश्चित किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किराए का भुगतान किसी अवधि के आधार पर किया जाता है, परंतु अधिकार शुल्क की राशि संपत्ति के उपयोग में लाने की सीमा पर निर्भर होती है। जैसे खान के संबंध में उत्पादन की मात्रा पर, पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में पुस्तकों की बिक्री की राशि पर। अब इन चर्चाओं के बाद छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे चांस हैं जो बिल्कुल ही नया आएंगे हमारे सामने, विशेष करके इस रॉयल्टी अकाउंट में। तो अब हम उन तकनीकी शब्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा
शब्द है वो है मिनिमम रेंट, अर्थात न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराए से आशय अनुबंध द्वारा निर्धारित उस न्यूनतम राशि से है जिसे पट्टाधारी अधिकार शुल्क के लिए निर्धारित किसी अवधि में संपत्ति के प्रयोग के लिए देने को उत्तरदायी है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जो न्यूनतम किराया जो है वह है कि एक निश्चित अवधि में एक राशि निश्चित कर दी जाती है कि इतनी राशि कम से कम आपको देना है, चाहे आप संपत्ति को उपयोग में लाए हों या न लाए हों, उतना किराया भूस्वामी को प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उत्पादन अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूनतम किराया, जो मिनिमम रेंट जो होता है वह एक तरह से फिक्स होता है। वास्तव में यह राशि इसलिए निर्धारित की जाती है ताकि संपत्ति के स्वामी को उन वर्षों में हानि न उठानी पड़े जिन वर्षों में काम कम किए जाने के कारण अधिकार शुल्क की राशि कम या बिल्कुल नहीं होती। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संपत्ति का स्वामी न्यूनतम किराया तथा अधिकार शुल्क में से जो भी राशि अधिक होती है उसे ही लेता है। न्यूनतम किराए को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे डेड रेंट या फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट या कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहा जाता है। लेकिन सबका अर्थ एक ही है और एक ही समझना हम लोगों को एक विद्यार्थी के हैसियत से हमें इन सभी को एक ही समझना है। मिनिमम रेंट प्रति वर्ष स्थिर रह सकता है या परिवर्तनशील भी हो सकता है। इसके संबंध में विचारणीय तथ्य है कि यदि किसी वर्ष अपरिहार्य कारणवश उत्पादन बंद हो जाता है अथवा हड़ताल आदि के कारण उत्पादन बाधित हो जाता है तो न्यूनतम किराए की राशि अनुपातिक दर से या किसी निश्चित प्रतिशत से कम कर दी जाती है। अर्थात मान लीजिए कभी कोई अपरिहार्य कारण, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे अगर हम आज की चर्चा करें तो आज कोविड-19 के चलते सारी फैक्ट्रीज बंद है, कल कारखाने बंद हैं, सारी कंपनी बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में काम नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। और मान लीजिए कि खान से कोयला निकालना हो तो ऐसी स्थिति में मजदूर कहां से मिलेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं होनी है, तो परिणाम स्वरूप फैक्ट्री बंद है या ऑफिसेज बंद है। तो वैसी स्थिति में अब मिनिमम रेंट कहां से दे पाएगा पट्टेदार? तो इस ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए, अर्थात कोई अपरिहार्य कारण या कभी कभी होता है कि हड़ताल की स्थिति हो जाती है, तो वैसी स्थिति में जो एक अनुपातिक दर निश्चित कर दिया जाता है कि इस दर से भुगतान किया जाएगा मिनिमम रेंट का। तो ये तो हो गया पहला कि मिनिमम रेंट, जो हम लोगों ने जो टेक्निकल टर्म्स की बात की थी उसमें, तो यह बार बार आता है, इसलिए इसको हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। दूसरा हमारा टर्म है शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि। जिस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है उस वर्ष संपत्ति के स्वामी को न्यूनतम किराए की राशि का भुगतान किया जाता है।
न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क से जितनी अधिक होती है उसे अधिकार शुल्क देने वाले के दृष्टिकोण से लघु कार्य राशि कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारा मिनिमम रेंट तय हुआ कि 10,000 रुपया है और उत्पादन 5,000 रुपए का हुआ, अर्थात जो रॉयल्टी की जो रकम है वह 5,000 है, लेकिन समझौते के अनुसार हमारे एग्रीमेंट में तय है कि मिनिमम 10,000 रुपए देने होंगे, चाहे उत्पादन जितना भी हो। अगर उत्पादन जितना होता है तो उतना देना होगा, अगर उत्पादन कम हुआ तब भी कम से कम 10,000 रुपया देना है। तो ऐसी स्थिति में अब रॉयल्टी तो 5,000 है, तो जो 5,000 एक 5,000 जो बचा, क्योंकि देना पड़ रहा है 10,000, उत्पादन हुआ 5,000 का, अर्थात रॉयल्टी हुई 5,000, तो जो 10,000 माइनस 5,000 जो बचा वह कहलाएगा शॉर्ट वर्क। सूत्रानुसार हम कह सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। यह तो हो गया शॉर्ट वर्किंग। अब हम चर्चा करेंगे कुछ शॉर्ट वर्किंग के बारे में, कुछ जो पॉइंट हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग शॉर्ट वर्किंग। कुछ बातें हैं जब शॉर्ट वर्किंग की बात आती है तो उन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसमें पहला है कि लघु कार्य राशि उस समय होती है जबकि उत्पादन कम होने के कारण अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होगी। दूसरा, लघु कार्य राशि न्यूनतम किराया एवं अधिकार शुल्क के अंतर के बराबर है। तीसरा, लघु कार्य राशि पट्टा लेने वाले के लिए हानि होती है। और चौथा, लघु कार्य राशि को समझौते के अनुसार अपलिखित भी किया जा सकता है। और हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के प्रकार। तो शॉर्ट वर्किंग दो प्रकार का होता है, रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग और अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऐसी व्यवस्था हो कि लघु कार्य राशि को एक निर्धारित अवधि तक अपलिखित या वसूल किया जा सकता है, तो इसे रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग या शोधनीय लघु कार्य राशि का है। दूसरा, अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, जब लघु कार्य राशि अपलिखित करने का अधिकार नहीं रहता है अथवा लघु कार्य राशि का वह भाग जो अपलिखित होने से बच जाता है और जिसे भविष्य में अपलिखित नहीं किया जा सकता, उसे अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि लघु कार्य की राशि को कैसे अपलिखित किया जाता है, अर्थात रिकूपिंग और राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि हम लोग, चूंकि यह टर्म बिल्कुल नया है तो इसको हम लोग समझें, क्योंकि इसके पहले हम लोग बाकी जो अकाउंट में देखते आए हैं टर्म वो अलग है। यह अगर एक रॉयल्टी नाम तो सुना हुआ था, लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत नहीं जानते थे। हालांकि बिल्कुल सामान्य स्थिति है, हम लोग खान इसके बारे में नहीं जानते हैं बाकी, लेकिन जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो हम लोग जो बात किए कि लेखक के पास कॉपीराइट होता है, या हम
जब अपने उपभोग की वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं प्रत्येक प्रोडक्ट पर एक ट्रेडमार्क रहता है। वह ट्रेडमार्क उस कंपनी का खास एक चिन्ह होता है और उसी के आधार पर कंपनी, ताकि दूसरा कोई वैसी वस्तु न बनाए, उसका नकल न करे, इसके लिए वह अपना एक चिन्ह लगाता है कि यह हमारा है। तो इसी आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि यदि भूस्वामी अर्थात संपत्ति का मालिक अपने हित की रक्षा के लिए पट्टे के अनुबंध में न्यूनतम किराया की व्यवस्था रखता है तो लघु कार्य राशि के रूप में पट्टा लेने वाले को होने वाली हानि की पूर्ति के लिए अनुबंध में एक वाक्य लघु कार्य राशि को अपलिखित करना या वसूल करना जोड़ा जाता है। जब समझौते की शर्तों के अनुसार लघु कार्य राशि को आगे ले जाया जा सकता हो या बाद वाले वर्षों में देय अधिकार शुल्क से वसूल या अपलिखित किया जा सकता हो तो इसे लघु कार्य राशि को अपलिखित करना या वसूल करना कहा जाता है। यह अधिकार ही लघु कार्य राशि की वसूली का अधिकार कहलाता है। तो छात्रों, यह तो हो गया हमारा रॉयल्टी अकाउंट। अब इसमें जो कुछ टर्म थे इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब अगर आगे हम लोगों को यह देखना है कि हम लोग किस तरह से इसका अकाउंट तैयार करें, क्योंकि इसमें अभी तक अगर हम लोग जो भी पढ़े उसको रिकॉल करें तो इसमें शब्द आता है मिनिमम रेंट, जिसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग, एक शब्द आया रॉयल्टी। जो रॉयल्टी हम लोगों ने समझा कि संपत्तियों के प्रयोग के बदले जो राशि दी जाती है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। मिनिमम रेंट के बारे में समझ गए। और इसके बाद शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग को कैसे रिकूप किया जाएगा और इसे रिटेन ऑफ कैसे करेंगे, हम लोगों ने यह चर्चा किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। धन्यवाद।